या आज मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि आज मेरे मन के लायक काम नहीं हुआ। आज मेरा मूड बहुत खराब है। बात मत करो मुझसे क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। जी, आज का विषय है हमारा गुस्सा, एंगर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इस विषय पर अपनी राय प्रकट करने को बोला। क्योंकि आज के समय में ऐसा देखा जाता है प्रायः, और पेरेंट्स और टीचर्स और मतलब सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि बच्चों में या युवा में, ठीक है, या फिर किसी भी वर्ग के जो लोग हैं आजकल, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि गुस्सा पहले नहीं हुआ करता था, क्रोध तो हमेशा से रहा है मानव स्वभाव में ही। लेकिन आज के समय में पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है अमूमन कि बच्चों में एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इससे कई सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, कई सारे टीचर्स परेशान रहते हैं। वो बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं अगर उनकी एक छोटी सी भी बात ना मानी जाए तो, या कोई कार्य जिसको वो कर रहे हैं, अगर वो कार्य उनके मन मुताबिक ना हो रहा हो, यदि उसका परिणाम उसके मन मुताबिक ना आ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाता है अमूमन कि बच्चे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और बच्चे ही क्यों, जब मैं बच्चे बोल रहा हूँ तो मैं 10-12 साल 13 साल तक के बच्चों को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं युवा पीढ़ी जनरली मैं बोलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हम एक चाइल्डहुड का जो फेज़ होता है वो हम छोड़ चुके होते हैं और टीनेज में प्रवेश करने के कगार पर होते हैं, और उसके बाद फिर एडल्ट हो जाते हैं। तो गुस्से की जो प्रवृत्ति है वो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि टीनेजर्स में, साथ में एडल्ट्स में, ये अमूमन देखा जा रहा है। तो इसीलिए कई सारे बच्चों ने और कई सारे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा कि सर, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी अपनी क्या राय हो सकती है और कैसे हम बच्चों को इस विषय पर समझाएं। तो इस विषय पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जनरली एक आम कॉन्सेप्ट पे पहले बात करेंगे कि एंगर होता क्या है, इसका जन्म कैसे होता है, और जिस पे जो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद फिर बच्चों का गुस्सा करना एक अलग एंगल होता है। उसके बाद फिर टीनेजर्स का गुस्सा करना एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए होता है, और एडल्ट्स का गुस्से में व्यवहार करना ये अलग दृष्टिकोण से देखने में होता है। तो सभी लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं और कोई एक मेथड जो है वो सभी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अलग बात है कि कुछ कॉमन चीज़ें सब में होती हैं। तो अगर एंगर के ओवरऑल इश्यूज़ को हम लोग समझ जाएँ, उसके जड़ को समझ जाएँ, उसके वो क्यों होता है, क्यों आता है हमें, अगर इसको थोड़ा बहुत भी अगर हद तक हम लोग समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कई हद तक हम लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो युवा हों, उन पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उनके इस एंगर इश्यूज़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि एंगर होता क्या है, व्हाट बेसिकली एंगर इज़। तो एंगर, देखिए, एंगर एक ह्यूमन इमोशन है। जैसे एक इंसान के कई सारी भावनाएं होते हैं, प्यार की भावनाएं, उसी तरीके से सम्मान की भावना, उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा उसी तरीके से गुस्सा भी एक साधारण ह्यूमन स्वभाव है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि गुस्सा कोई अलग से आया हुआ चीज़ है, ये हमारे ही स्वभाव के अंतर्गत है, ये नेचुरल इमोशन है हमारा। ठीक है, जब कभी कोई भी कार्य हमारे इच्छा मुताबिक नहीं होता है तो साधारण तौर पर हम ऐसा पाते हैं, वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, वो क्रोधित हो जाते हैं। उनका कुछ व्यवहार ऐसा होता है जो उन्हें टेम्पर में ले आता है, उनका उग्र व्यवहार सामने आता है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और बड़े भी गुस्से को व्यक्त करने के अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। कुछ लोग दीवार पे अपने हाथ को मारते हैं, कुछ लोग खुद को हर्ट करते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे पे चिल्लाते हुए नजर आते हैं। तो अलग अलग तरीका है सभी का अपना अपना गुस्सा व्यक्त करने का। ठीक है, तो गुस्सा बेसिकली क्या है, बेसिकली इट्स एन इमोशन। ठीक है, इमोशन है वो। अब इमोशन की बात करूं तो इमोशन को दो तरीके से लिया जा सकता है। इमोशन हमारे काम का भी होता है, इमोशंस हमारे स्ट्रेंथ है, ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमन बीइंग्स का एक वन ऑफ जो एक स्ट्रेंथ है जो हमें जानवरों से थोड़ा अलग करता है, वो हमारे इमोशंस हैं। ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा कि जानवरों में इमोशन नहीं होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं, लेकिन मानव भावनाएं जो है, मानवीय भावनाएं जो है, वो थोड़े भिन्न है एक पशु के भावनाओं से। पशु जो है अपनी भावनाओं को बहुत हद तक एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जबकि मानव जो है अपनी भावनाओं को बहुत हद तक एक्सप्रेस कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाने की एटलीस्ट क्षमता है। तो ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गुस्से की, वो एक नेचुरल इंटेंट है हमारा। जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो इमोशन सामने आता है वही हमारा गुस्सा होता है। अब कई सारे लोगों का ये मानना है कि गुस्सा जो है वो हमारे लिए खराबी होता है, या ये से हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या साइंस है, क्या सही में ये सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, और किन्हीं लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, किन्हीं लोगों को थोड़ी देर से गुस्सा आता है, किन्हीं लोगों को शायद गुस्सा नहीं भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को गुस्सा आए, बहुत सारे लोग काफ़ी नियंत्रित व्यवहार करते हैं। तो इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, कुछ कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रोध न के बराबर आता है और वो हर स्थिति में एक सामान्य व्यवहार करने में सफल होते हैं।
तो उन दोनों में अंतर क्या है, चलिए समझते हैं इस बात को। लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं कोई नहीं हूँ, मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय पर, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ से सीखा है, मैं जहाँ से समझा हूँ, तो वो है भगवत गीता। उसी के थ्रू आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्रोध का जन्म कैसे होता है और क्रोध हमें क्या देता है। अगर हालांकि इस विषय पर मैंने एक छोटी सी बात पहले भी अपने वीडियोज़ में कह रखी है कि गुस्सा जो है वो एक, समझ लीजिए कि हमारे पास मौजूद एक हथियार है, ठीक है। इमोशंस, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे लिए हमारा एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अब डिपेंड ये करता है कि उस चीज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इमोशंस स्ट्रेंथ है कहने का मतलब आप उसको हथियार भी समझ सकते हैं, एक टूल भी समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ जो, जैसे ये मोबाइल फ़ोन जिस पे हम लोग वीडियो आप लोग देख रहे हैं या मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल, ये भी हमारा एक टूल ही है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है हमारे बुद्धि के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जनरली किस चीज़ पे करते हैं, तो जनरली वो लोग, देखा जाता है कि वो लोग मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलते हैं, जिससे जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुम गेम क्यों खेलते हो, इससे कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हो, या फिर मोबाइल फ़ोन आपके लिए सही नहीं है, आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं अपने बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि के विकास के हिसाब से, ठीक उसी प्रकार से गुस्सा भी एक टूल है जिसका इस्तेमाल हम अपने बुद्धि के हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग जिनके पास इतना विजडम है कि वो लोग इस गुस्से का सही इस्तेमाल कर सकें, तो निश्चित तौर पर वो उसको एक नई दिशा देते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देते हैं। और जिन किसी के पास ये बुद्धि नहीं है, बुद्धि बल उतना प्रभावी नहीं है, तो उनके लिए जो गुस्सा होता है वो हानिकारक सिद्ध होता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझ में आता है कि गुस्सा क्या है। गुस्सा को साधारण तरीके से ले तो ये ऑब्वियस बात है, एक नेचुरल ह्यूमन इमोशंस है। और इमोशंस को हम अगर अपने स्ट्रेंथ को मानते हैं, अगर स्ट्रेंथ की जगह पर अगर हम इसे अपने टूल्स के तौर पर भी समझते हैं अगर, तो निश्चित तौर पर ये टूल है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे विजडम के ऊपर कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एंगर के ऊपर क्या कहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये गुस्से के अलग अलग आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने गुस्सों को प्रकट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरिंग एंगर, एंगर कम्स इन एंड विजडम गोज आउट। यस, एंगर के साथ एक और बात जो मैंने कही थी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एंगर को हम विजडम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर एक यहाँ पर एक क्लिच है क्या, कि जब गुस्सा आता है तो हमारी बुद्धि ढक जाती है। जैसे सूरज की रोशनी, जब बादल आसमान पे छाता है तो सूरज की रोशनी धरती पर ठीक से नहीं पहुंच पाती है, बादल उसको ढक लेता है कुछ समय के लिए। ठीक उसी प्रकार से गुस्सा है, जब गुस्से का छाया हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, तो हमारी जो ज्ञान की रोशनी है, या कह सकते हैं जो विजडम है हमारा, वो ढक जाता है। तो फिर अब ये कैसे हो सकता है कि कोई एंगर को कंट्रोल करे, क्योंकि जब जैसे ही एंगर आया विजडम चला गया। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, विजडम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने क्रोध को नियंत्रण भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि एंगर आया तो विजडम चला जाता है। जी बिल्कुल चला जाता है, लेकिन किनका? उनका जिनके पास बुद्धि की मात्रा कम है। लेकिन जिनके पास बुद्धि की मात्रा अधिक है, निश्चित तौर पर वो समझेंगे कि ये एंगर है और ये हमारे पास विजडम है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी अगर मैं ऐसा समझ लूँ इतने हैं, तो एंगर की क्वांटिटी इतनी ही होगी। किनकी? जिनके पास बुद्धि अधिक है। लेकिन अमूमन maximum most of the people do not have that amount of wisdom that they understand that okay, how to handle this anger, and that is when anger gets in and wisdom goes out, ठीक है। but the people who have the quality of wisdom, who have gained, who have the power of wisdom, they are able to handle the anger very beautifully. They transform that into something else and use it for a constructive work rather than destructing themselves. They know how to use this tool, ठीक है। तो अब समझना यही है कि एंगर कम्स इन बट विजडम गोज आउट। ये किनके लिए? उनके लिए जिनके पास विजडम कम है, जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। लेकिन जो अनुभवी है, जो ज्ञानी है, उनके पास ऑब्वियस सी बात है ज्ञान की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने एंगर पर कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। ठीक यही बात कुछ इन्हीं पैमानों पर भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं, जिनको हम आगे समझेंगे वीडियो में, ठीक है। अब हैंडलिंग एंगर थ्रू भगवत गीता, व्हाट डज इट से? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So how does anger arises? What Krishna says about this? Krishna explains how anger arises and how it leads to one's downfall. Desires leads to attachment. देखिए, जो पहला कारण होता है, जो पहली कड़ी है यहाँ पर, वो है इच्छाओं का होना। इच्छाएं, ठीक है, जो अमूमन हम सभी के पास होती ही हैं निश्चित तौर पर, किसी न किसी चीज़ को लेकर के। मटेरियल डिज़ायर्स, एज यू नो,
किसी को परिणाम चाहिए, मेहनत का फल चाहिए, किसी को चाहिए, किसी के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारा एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन होता है, अगर हम कोई मित्र है हमारा, कोई इसके अलावा कोई हमारा पार्टनर है, या हमारे स्टूडेंट्स है, या हमारे पेरेंट्स है, या हमारे टीचर्स है, हर किसी का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इच्छाएं जुड़ी होती है, किसी न किसी वस्तु के साथ, ठीक है। और जब वो वस्तु के बारे में बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का उससे एक अटैचमेंट हो जाता है। और जब परिणाम उस हिसाब से नहीं होता है, चूंकि अब अटैच हो चुके हैं और परिणाम उस हिसाब से नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये किसको जन्म देगा, तो ये जन्म देगा अटैचमेंट्स को, ठीक है। डिजायर जो है, इच्छा जो पहले इच्छा थी, लेकिन बार बार सोच सोच के हमने उसको किस में परिवर्तित कर दिया है, अटैचमेंट में परिवर्तित कर दिया है। वो अब एक लगाव बन गया है, उससे अब हम जुड़ चुके हैं, दैट हैज बीन अटैच्ड टू अस नाउ। लेकिन जब ये अटैचमेंट फुलफिल नहीं होगा, देन व्हाट विल इट क्रिएट, अटैचमेंट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो अटैचमेंट जब फुलफिल नहीं हुआ, जिससे हमने अपना लगाव लगा लिया और उस हिसाब से हमारा परिणाम नहीं आया, तो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है, ठीक है। एक तरीके काइंड ऑफ एंगर है, या एंगर का छोटा सा रूप है फ्रस्ट्रेशन। और यही चीज जब रिपीटेड होगा, मतलब बार बार, या एक बार, या 2 बार, या 3 बार, किसी किसी के लिए 3 बार, किसी किसी के लिए 1 बार, किसी किसी के लिए 2 बार, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये फिर धीरे धीरे करके इस फ्रस्ट्रेशन का जो क्या मैं बोल सकता हूँ, इंटेंसिटी है, ये समय के साथ बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें समझ में आई यहाँ तक। पहला क्या समझ में आया, पहला समझ में आया कि जो इच्छाएं होती है, इच्छाओं की जब पूर्ति, जो इच्छाएं हम बार बार कर रहे हैं, उन इच्छाओं से अटैचमेंट्स का जन्म होता है। जब वो अटैचमेंट पूरी नहीं होती है, तो फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है। अब जब फ्रस्ट्रेशन, ये जब मैं फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिटी की बात कर रहा था, जब फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिटी जब बढ़ती है, जब वही चीज़ रिपीटेडली होती रहती है, तो फिर ये हमें कहाँ ले जाती है, हमें एंगर की ओर ले जाती है। सो अटैचमेंट्स लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंड देन फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू व्हाट, एंगर। अब जब ये गुस्सा आता है, जब हम क्रोधित हो चुके हैं ऑलरेडी, देन व्हाट हैपेंस, देन एंगर लीड्स टू डेल्यूजन। गुस्सा हमें भ्रमित करता है। मैंने कहा ना, सूरज की रोशनी को कैसे बादल ढक लेता है, वो धरती तक नहीं, मतलब एक अंधेरा सा छा जाता है, ठीक है। लाइट की कमी हो जाती है, तो ज्ञान की कमी हो जाती है। हमारे दिमाग पे भी गुस्से का प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो बुद्धि है सोचने समझने की, वो बुद्धि का क्षय होता है, मतलब बुद्धि की कमी होती है, जिसके कारण भ्रम पैदा होता है। और भ्रम जब पैदा होता है, तो क्या पैदा होता है, मिस जजमेंट पैदा होता है, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, यू कैन से, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब हम, विजडम हमारा चला जाता है, हमारे पास पुरानी सीखी हुई सारी बातें, प्रिंसिपल, जो कुछ भी हम सीखे हुए होते हैं, किताबों में पढ़े होते हैं, बड़ों के द्वारा सिखाया गया होता है, इनफैक्ट जो हमारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके बाद भी हम उस काम को करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दिमाग पे हमारे एक भ्रम पैदा हुआ है, भ्रम के कारण हम किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो डेल्यूजन लीड्स टू लॉस ऑफ मेमोरी। अब ये लॉस ऑफ मेमोरी के कारण क्या होता है, तो लॉस ऑफ मेमोरी नाउ लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट कहने का मतलब है कि जो हमारे दिमाग में जो डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी है, मतलब सही और गलत के बीच में जो भेद करने की जो क्षमता है हमारी, वो समाप्त हो जाती है। फिर हम गुस्से में क्या सही है क्या गलत है ये समझ नहीं पाते हैं, और जो भी उस वक्त एक्टिविटी होती है हमारी, जो भी बातें हम बोलते हैं, कई बार क्रोध में हम कई सारी बातों को ऐसा बोल देते हैं जो कभी हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोल देते हैं। और फिर बाद में जब समझ में आता है, तो फिर लगता है कि अरे यार, मुझसे तो ये गलती होगी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोग पछताते भी हैं, कुछ लोग इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं कि उनसे कुछ गलती हुई है। वो अपने गुस्से को भी जस्टिफाई करते हैं तरह तरह के हथकंडों को लेकर के, तरह तरह की बातों को लेकर के। और सबसे बुरी चीज़ तो ये है कि एक तो आप गलती भी करो और ऊपर से उसको जस्टिफाई भी करो। तो वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट कि भाई जो गलत है सो गलत है, एंगर गलत ही होता है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। और अगर कोई जस्टिफिकेशन हो भी सकता है, तो बस उनके लिए जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस आर नॉट सो इंटेलेक्ट, एटलीस्ट मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है, ठीक है। और जब गुस्सा आता है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ समझते हुए भी, जानते हुए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, लेकिन एक बात है, समझ में ज़रूर आता है, और समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ निश्चित तौर पर इस पर नियंत्रण पाने में मैं बहुत हद तक कामयाब हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि हर कोई बंदा हो सकता है, हर कोई इंसान हो सकता है, अगर कम से कम उसको पता हो कि वो जो कर रहा है वो गलत है, और फिर निरंतर प्रैक्टिस से दैट यू कैन कंट्रोल इट, ठीक है। तो लॉस ऑफ मेमोरी, तो लॉस ऑफ मेमोरी से क्या हुआ, लॉस ऑफ इंटेलेक्ट हो गया। लॉस ऑफ इंटेलेक्ट मतलब हमें सही और गलत के बीच का भेद खत्म हो जाता है। मुझे ये नहीं पता होता है कि सामने कौन खड़ा है, या मुझे किससे कैसी बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। दिस ऑल थिंग्स जस्ट गो अवे ना। लॉस ऑफ इंटेलेक्ट लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और धीरे धीरे हम खुद को ही बर्बाद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गुस्से का परिणाम सही नहीं होता, कई सारे रिलेशंस टूट जाते हैं, गुस्से में कई सारे ऐसे कदम हम लोग उठा लेते हैं जिससे नुकसान केवल हमारा ही होता है, कुछ हद तक सामने वालों का भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर एट लॉस, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो इस साइकिल में हम लोगों ने क्या समझा, साइकिल में मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हम लोगों ने समझा कि सबसे पहले किसका जन्म हो रहा है, तो सबसे पहले जन्म हो रहा है
डिजायर्स का, इच्छाएं, और इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर, मतलब इच्छाओं के बारे में बार बार सोचने पर किसका जन्म हो रहा है? अटैचमेंट्स का जन्म हो रहा है। अब जब अटैचमेंट्स पूरे नहीं होते हैं तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है। और जब ये फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब सेम चीज बार बार रिपीट होती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन एंगर में कन्वर्ट होता है। अब ये एंगर क्या करता है? सबसे पहले तो हमें भ्रम में डालता है, ठीक है, हमारी स्पष्टता को कम करता है, हमारा देखना, हमारा समझना, हमारा सोचना कम हो जाता है। उसके बाद डेल्यूजन लीड्स टू लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी कहने का मतलब हम पुरानी सीखी हुई सारी बातें, सारी अनुभवें उसको खो देते हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं। उसको हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं, उसमें सब कुछ भुला देता है इंसान, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? हमारा इंटेलेक्ट भी चला जाता है, मतलब सही और गलत के बीच में भेद करना भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। और उस एंगर के अंतर्गत जो व्यवहार करते हैं वो करते चले जाते हैं। और फाइनली क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। हम खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। और इसी बात से कई सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बात को रियलाइज बाद में करते हैं, गुस्सा करने के बाद, कि भाई मुझसे गलती हो गई। इसलिए लोग परेशान होकर के ये सवाल भी पूछते हैं, और यही कारण है कि शायद बच्चों ने भी ये सवाल पूछा है कि सर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, कुछ स्पष्टता प्रदान कीजिए। दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर, ठीक है। तो ये तो अब हो गया कंप्लीट साइकिल, जब हम लोगों ने एंगर के बारे में टोटल बातें समझी है कि एंगर का साइकिल चलता कैसे, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे हम इस गुस्से पर काबू पाएंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास का निर्माण करेंगे, ठीक है। और ये सभी, ये जो बातें हैं, ये बातें सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जब वो अपने बच्चे को इस तरीके से समझा रहे होंगे। एटलीस्ट उनके बिहेवियर को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, रूट कॉज को समझना इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई गुस्सा है तो उस गुस्से के पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या किस किस स्टेप से वो गुजरा होगा जिसकी वजह से वो गुस्से में है, ठीक है। तो सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए किसी भी व्यवहार के रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन कि हाउ डज दिस एंगर अराइजेस। तो इसके मैकेनिज्म को एक बार समझ गए तो शायद हम लोग इसके संभव इसको नियंत्रण में ला सकते हैं, है ना। तो अब कृष्ण कहते हैं कि आप डिजायर्स, जो कि पहला कारण था, डिजायर्स से अटैचमेंट का जन्म होना, तो आप अपने डिजायर से ही डिटैच हो जाइए, ठीक है। डिजायर्स रखिए ही नहीं। अब देखिए, अब ये जो भी बातें हैं कृष्ण की, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ऑब्वियसली बात है, ये इतनी आसान बातें भी नहीं है कि मैं बस बोल दूं कि डिजायर से अलग हो जाइए। तो मन में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि भाई सर डिजायर्स कैसे होते हैं, इस डिजायर से कैसे छूटा जाए। डिजायर्स तो आएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसे अभी हमें साधारण तौर पर ही समझना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की है, गहराई की है, और समय लगेगा। ये कोई एक दिन में कर लेने वाली चीज़ या 2 दिन में कर लेने वाली चीज़ है नहीं, या कोई रैपिड कोर्स नहीं है जिसको 2 महीने 3 महीने के कोर्स में हमने किया और सीख गया, और ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब चीज़ मानव व्यवहार के अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा योग तपस्या मतलब मेहनत का बात मैं कह रहा हूँ, वो आंख बंद करके मेडिटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप डेली लाइफ में जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, खुद को वॉच नहीं कीजिएगा, अपने कंसियसनेस को नहीं रेज कीजिएगा, ठीक है, तो फिर ये करना मुश्किल है, ठीक है। तो इस बात को मैं यहाँ पे ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि केवल बोल देने से कि डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स, इट इज सो इजी टू से बट इट इज नॉट सो इजी टू इम्प्लीमेंट। सो इफ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एंगर इशू, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है। और ये समय लेगा, लेकिन जरूर होगा, या आप इससे बाहर जरूर निकल सकते हैं अगर आप इसको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। तो इफ यू विल बी कॉन्शियस इनफ and stay away from this thing, once you know that oh anger is coming in, okay, let it be out, ठीक है। I'm not going to give it entry to my mind, ठीक है। ये कॉन्शियसनेस कम से कम होना चाहिए। You have to be alert when you are knocked by the anger, is that clear? तो कृष्ण बोलते हैं कि डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स, कृष्णा टीचेस अर्जुना that by remaining detached from desires and material objects one can prevent cycle of anger, ठीक है। जो साइकिल ऑफ एंगर अभी तुरंत हम लोगों ने समझा, उससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के प्रति अटैच्ड ना रहें, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है, बोला कि भाई कर्म करो यार, फल की चिंता मत करो, आराम से, ठीक है। अब फिर ये भी बात है कि भाई बोलना आसान है, इसको अपने आप में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, समस्या का समाधान चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, अन्यथा फिर ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही बस बातें रह जाएंगी। तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ, ओके। So stay away from the desires of this material object. And even if you have the desire, if you want to get something, you work for it. If you get it, it's okay. If you don't get it, it's okay even then, right? So if you don't become attached to a particular outcome, you are less likely to be frustrated or angry when things don't go your way. तो अगर आप अटैच नहीं रहिएगा तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं भी हुआ तो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और खास फर्क नहीं पड़ेगा तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा तो फिर एंगर के साइकिल से बच जाइएगा। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन अ वेरी सिंपल वे, बट एज आई सेड इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस टू गेट टू दिस पॉइंट एट लीस्ट, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है? सेल्फ कंट्रोल एंड इक्वानिमिटी, संभाव का
हमारे अंदर हमको प्रैक्टिस करना होगा। समभाव मतलब सुख हो या दुख हो, काम का हो, एक हमारी इच्छा का हो तो अच्छा, और अगर इच्छा की ना भी हुआ हो तो भी अच्छा, दोनों में ही हम बराबर का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर इस स्टेट में अपने आप को लाते हैं, अगेन दिस इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, तो फिर हम ऐसे माहौल से या फिर ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन से बचाते हैं मतलब खुद को बचा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल एंड इक्वानिमिटी, ही एडवाइसेस मेंटेनिंग सेल्फ कंट्रोल एंड इक्वानिमिटी, विच मीन्स स्टेइंग काम एंड बैलेंस इन ऑल सिचुएशन, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, चाहे सिचुएशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, कृष्ण बोलते हैं कि भाई दोनों ही परिस्थिति में आप समान व्यवहार करें। आप चूंकि पहले से ही अनअटैच्ड हो चुके हैं, डिटैच्ड हो चुके हैं, तो एक डिटैच्ड व्यक्ति का संभाव रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट स्टेप इज डिटैचमेंट, सेकंड स्टेप इज सेल्फ कंट्रोल एंड इक्वानिमिटी। इज दैट क्लियर नाउ? Krishna emphasizes the importance of controlling one's mind and senses as they can be easily swayed by external stimuli, leading to emotional turmoil. ठीक है, तो आप अपने आप को बाहरी चीज़ों से बचाइए, बाहरी प्रभावों से बचाइए, और अपने अंदर के मन स्थिति को बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होने दीजिए। दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से। अगेन आई विल रिपीट इट, इट इज द थिंग ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, बट टू प्रैक्टिस फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पहले दिमाग से समझिए, मेंटल स्टेट में पहले समझिए, तब फिर फिजिकल स्टेट में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट नाउ थर्ड स्टेप इज फोकस ऑन ड्यूटी। यस, आप अपने कर्म पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही है जो आपके हाथ में है, जो आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। द रिजल्ट, द आउटकम इज नॉट इन योर हैंड्स। ठीक है, जितनी जल्दी इस बात को हम लोग समझ ले, शायद उतना ही आसान होगा हमारे लिए कि हमारा अधिकार केवल, और हमारा अधिकार भी और हमारा जो कर्तव्य है, दोनों ही हमारे कर्मों पर ही हैं, बस फल पर बिल्कुल नहीं है। फल पर बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, हमने देखा है कि कई बार परीक्षा में या फिर दूसरे कामों में जब हम बहुत मेहनत करते हैं या किसी के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं, इसके बाद भी जो सामने वाला है वो हमें जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है, जो परिणाम हमें चाहिए होता है, वो लाके नहीं देता है। और ऐसे केस में फ्रस्ट्रेशन, क्रोध ये पैदा होता है, और हम ऐसा ही बिहेव भी करते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर केवल हमारा ध्यान रिजल्ट के बजाय अपने कर्म पे फोकस हो जाए, तो एक तो पहली बात काम बहुत अच्छा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काम बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा क्वालिटी काम होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट करके काम के बजाय उसके फल के ऊपर जब शिफ्ट करेगा, तो सिंपल सी बात है, हमारी काम की क्वालिटी भी रिड्यूस कर जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर ड्यूटी, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है, दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से, दैट कृष्णा एनकरेजेस अर्जुन टू फोकस ऑन हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, बाई फोकसिंग ऑन टास्क एट हैंड विद अ सेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, उसकी अपनी कोई मकसद होनी चाहिए, रादर देन बीइंग ड्रिवन बाय ईगो। आप अपने ईगो के ये में नहीं जाइए, बस आप अपने पर्पस को देखिए कि आपका काम क्या है, किस काम से, किस कारण से किसी कार्य को आप कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, और किसी तरह का ईगो, किसी तरह का प्राइड, किसी तरह का डिजायर अपने उस कार्य से मत जोड़िए। अगर जोड़ेंगे तो फिर आप इसी एंगर के साइकिल में आप फंसेंगे। ठीक है, तो डू नॉट लेट योर सेल्फ अटैच्ड टू दिस थिंग कॉल्ड ईगो, प्राइड और डिजायर। ठीक है, दिस इज व्हाट कृष्णा इज एडवाइसिंग। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया करके थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट वगैरह करते रहिए। मैं वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट का, क्योंकि आपके कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि भाई मुझे और क्या करना चाहिए, या मैं ठीक जा रहा हूँ, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, मेरा ये इस तरीके से बोलना या बताना या समझाना ये सब वर्थ है। ठीक है, व्यर्थ नहीं है, तो मुझे अच्छा लगेगा सिंपली। ठीक है, यू कैन मेक मी फील गुड इफ़ यू कमेंट ऑन दिस। ठीक है ना, ऑन वॉट एवर आई ब्रिंग इट टू यू, ब्रिंग इट फॉर यू। ठीक है, सो कमेंट करते रहिए, अपनी राय भी प्रकट करते रहिए। अगर कुछ सुधार ऐसा आपको लगता है कि और कुछ सुधर सकता है इसमें, तो निश्चित तौर पर बताइए। आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इन एनी वे पॉसिबल। ओके, थैंक यू। नाउ आगे बढ़ते हैं। कृष्णा कहते हैं लास्ट में कि नॉलेज एंड विजडम, यस दिस इज द लास्ट थिंग, कि भाई ज्ञान और बुद्धि ये दो चीज़ ऐसे हैं जो मैंने इसकी बात चर्चा शुरुआत में ही की थी, जो हमारे एंगर के ऊपर काबू करेगा। एंगर चूंकि एक टूल है और इसका इस्तेमाल हम अपने नॉलेज और विजडम से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू अटेन एज मच नॉलेज एज यू कैन एंड ट्राई टू बी वाइज इनफ। ठीक है, वाइज कैसे बना जा सकता है, तो ऑब्वियसली बात है विथ योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, विथ पेशेंस, तो एक्सपीरियंस के साथ पेशेंस का घोलो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद विजडम का निर्माण होता है, और ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, फेलियर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू गेट टू एक्सपीरियंस थिंग्स। अनलेस यू गेट टू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स यू विल नॉट बिकम वाइज। जैसे कि एक छोटे से बच्चे को आप कितना भी समझा लीजिए, किताब में पढ़ा लीजिए कि भाई देखो आग के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आग है, मत छुओ इसको, इससे हाथ जल जाएगा। आप कितना भी समझा दीजिए, कितना भी बता दीजिए, वो बच्चा इसके बाद भी उस आग को छूने का प्रयास करेगा ही करेगा, और वो तब तक करेगा जब तक उसका हाथ सही में नहीं जल जाता हो। जिस दिन उसका हाथ सही में जलेगा, दैट डे दैट चाइल्ड विल नो दैट ओ दिस इज रियली फायर एंड दिस इज हॉट। ठीक है, इट कैन बर्न माई हैंड्स और इट कैन बर्न मी।
ठीक है, तो उसको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ठीक है नहीं, इससे बचना है और कैसे बचना है। और अगर मान लेते हैं किसी तरह का कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आपको ओवरकम भी करना है, तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड एक्सपीरियंस टू ओवरकम एनी सिचुएशन, ठीक है ना, टू एम्पावर योर सेल्फ। फॉर दैट यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। आप दौड़ते हैं, दौड़ने का प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको कोई खास टारगेट है कि इतने दूर का दौर में इतने समय में हमें पूरा करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दैट इन वन डे, यू नीड अ प्रैक्टिस, ठीक है ना, एंड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो, ठीक है। विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एज यू प्रोग्रेस यू विल रीच योर टारगेट वन डे, डेफिनेटली, और ऐसा ही होता भी है। तो इसलिए नॉलेज और विजडम को इंप्रूव करने के लिए एक तरीका यही है कि भाई आप एक्सपीरियंसेस करिए अपने लाइफ में, ठीक है ना, और विथ एक्सपीरियंस यू गेन नॉलेज एंड विजडम बोथ, ठीक है। तो इसके लिए लोगों की बातों को सुनिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है, और एक्शन में लाइए। आप एक्शन में लाएंगे, आप हो सकता है आप सफल होंगे या विफल होंगे, डजेंट मैटर, बट व्हाट यू विल हैव इज योर ओन एक्सपीरियंस एंड दैट विल मेक यू मोर मैच्योर एंड मेक यू मोर वाइज, ठीक है। तो यही कृष्ण भी कह रहे हैं कि एक्सप्लेन दैट एंगर कैन बी ट्रांसेंडेड थ्रू विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज when one realizes the nature of self and understands that everything is part of the eternal, they are less likely to be swayed by the temporary emotions like anger, ठीक है। तो एंगर क्या है कृष्ण के हिसाब से, एक टेम्पररी इमोशन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, ये आएगा और ये जाएगा, लेकिन हाँ ये आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है। तो वंस यू नो दैट दिस एंगर हार्म्स यू, ठीक है, मोर देन एनीबडी एल्स, देन आई गेस यू विल डेफिनेटली बी यूजिंग दिस टूल वाइजली, ठीक है। तो दिस इज इट, यही एंगर की पूरी कहानी है कि एंगर होता कैसे है थ्रू भगवद गीता, ठीक है, कि एंगर का जन्म कैसे हुआ और फिर इसके ऊपर हमें नियंत्रण कैसे पाना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहली बात, डिटैचमेंट आप रखिए, ठीक है, डोंट बी अटैच्ड फ्रॉम योर डिजायर्स, है ना, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर डिजायर्स। अगेन सेकंड थिंग इज दैट सेल्फ कंट्रोल एंड इक्वानिमिटी एज आई सजेस्टेड। द थर्ड थिंग इज फोकस ऑन ड्यूटी, ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग इज नॉलेज एंड विजडम। इन चीज़ों से आप अपने एंगर को निश्चित तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले संस्करण में हम इसी के विषय में बात करेंगे कि एक बच्चे के एंगर, एक युवा अवस्था में जो बच्चे हैं उसका एंगर, ठीक है, और जो एडल्ट हो चुके हैं उनके एंगर में क्या फ़र्क है और फिर कैसे नियंत्रित हमें उसे करना है, ठीक है। कमिंग अप नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।